जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम लोग 45 डेज जो चैलेंज है उसके तहत आज CDS 2025 के फर्स्ट पेपर में सेट ए के क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 120 तक करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो है पासिंग आउट परेड जो है उसको गेन करने के लिए हम लोग ये पासवर्ड ऑफ PYQ प्रोग्राम को कर रहे हैं, ठीक। और 2015 से लेकर 25 तक 22 पेपर जो हैं वो NDA के GAT के हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ दोनों उसमें इंक्लूडेड है। यूट्यूब के इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। 2020 से लेकर 25 तक 12 पेपर जो है टोटल CDS के वो हमारे 45 डेज चैलेंज के हिस्सा में वो PYQ जो है इसी चैनल पे सॉल्व चल रहे हैं। तो आज हमारा सबसे पहले है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो लोग इस 45 डेज चैलेंज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम हुआ कि ये केक वॉक है उनके लिए। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मिनिमम थर्मोमीटर हैज़ ए लार्ज पोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल। उसका जो फ्लूइड है क्या है, उसका रंग बोला है कि कलरलेस अल्कोहल है, और जो थर्मोमीटर है वो लार्ज पोर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे जो कि Q और S से स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि एंड किस पे कर रहा है। द डेली टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड सिंस ए परमानेंट कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ टेम्परेचर इज डिजायर्ड। डेली टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये परमानेंट है, कंटिन्यूअस है, ठीक। तो डेली टेम्परेचर की बात लास्ट में कर रहा है। तो फिनिश किस पे कर रहा है, P और S पे, ठीक। तो देखते हैं कि फिनिश किस पे करेगा। When the meniscus move up to the bore, it leaves that index behind to register the lowest temperature। यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर को रजिस्टर करने की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, डेली टेम्परेचर रिकॉर्डेड हो रहा है, मतलब फिनिश तो P पे करेगा। मतलब S वाला हमारा गया जिससे फिनिश करने वाला था। स्टार्टिंग किससे कर रहा है, मिनिमम थर्मामीटर हैज़ ए लार्ज बोर एंड इट्स फ्लूइड इज कलरलेस अल्कोहल। उसका फ्लूइड क्या है, कलरलेस अल्कोहल है। तो हम S से देखते हैं क्या है भाई। इट इज़ माउंटेड हॉरिजेंटली एंड एज द अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट विद द डिक्रीजिंग टेम्परेचर द मेनिस्कस ऑफ द अल्कोहल्स पुल्स द इंडेक्स डाउन। क्या कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, ठीक है, जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होता है, मतलब उसका जो कलर है वो धीमा पड़ता है, ठीक है। यानी S से स्टार्ट होगा और इंडेक्स डाउन होगा। अब यहाँ से आगे जो बात होगा इंडेक्स का ही होगा, ठीक है। तो S के बाद R आना चाहिए, तो ए टीनी डार्क इंडेक्स, ठीक है। यानी ये पहले पे आएगा तो ये दूसरे पे आएगा और फिनिश P पे होगा, यानी SRQP, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्टिकेसियस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 146 मिलियन ईयर्स एगो टू 65 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे एक पीरियड है, उसका टाइम फ्रेम दिया हुआ है, तो उस पीरियड के बारे में कहीं ना कहीं हमें बातें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट किससे है, या तो Q से स्टार्ट होगा या P से स्टार्ट होगा, ठीक है। या तो Q है भैया या फिर P है स्टार्ट करने के लिए। हम देखते हैं कि अब इसमें क्या बोलेगा। कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम डिपॉजिट दिस पीरियड इज मार्क्ड बाई द ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी एंड आउटपोरिंग ऑफ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ लावा सो एज टू फॉर्म द डेकन ट्रैप एंड इंट्रूजन ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स सच एज गैब्रो एंड ग्रेनाइट। तो अगली बार हो सकता है आपसे ये पूछते कि प्लूटोनिक रॉक जो है किसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सही है, इसी पीरियड्स के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल P से स्टार्ट होगा। टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ द इस पीरियड्स के एंड, भाई अभी तो इस पीरियड के बारे में स्टार्टिंग ही नहीं किया गया, तो Q से कैसे स्टार्ट होगा, यानी Q से स्टार्ट नहीं होगा, हमारे दो ऑप्शन चलेगा। P से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया। अब फिनिश किस पे होगा वो देखना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ बेसाल्टिक लावा वाज poured आउट टू द सर्फेस एज्यूमिंग ए ग्रेट थिकनेस ऑफ ओवर 3000 मीटर। तो कह रहा है कि इसी पीरियड्स में 3000 मीटर के आसपास थिकनेस की बात कर रहा है। तो देखते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड द पेनिसुला वाज अफेक्टेड बाय इंटेंस वॉल। जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा तभी तो कहीं ना कहीं उसकी थिकनेस के बारे में बात करेगा ना, कि 3000 का मीटर का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये Q पे फिनिश करेगा और P से स्टार्ट होगा, यानी C ऑप्शन है। तो ऐसे ही हमें देखना है, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट देख लोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आसान हो जाएंगी। उसके बाद से कह रहा है ड्राफ्ट जो सूखा है इज ए कंटिन्यूअस एंड लेंदी पीरियड। अब इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, इसके आप वेल अवेयर हैं। जब भी S1 S6 के क्वेश्चंस आए तो जिन टॉपिक्स के बारे में आपने पढ़ा है उन टॉपिक्स को आप पहले करें, क्योंकि उनको सही करने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके फैमिली मेम्बर में, ठीक है, आप नाम बताइए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप दादाजी, पापा और अपना नाम आराम से बता लोगे, ठीक है, या दादी, मम्मी और माता जी का नाम बता लोगे, क्योंकि आप वेल अवेयर हो।
तो ड्राफ्ट हो गया, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड हो गया। तो जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, अगर आपके पास टाइम कम है तो उसको प्रायोरिटी दें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ड्राफ्ट जो है कंटिन्यूस और लेंदी पीरियड है ड्यूरिंग विच नो सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम पे कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ें जो है रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई ड्राफ्ट के बारे में ही आगे बातें कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि ऑप्शन देख लेते हैं। PQRS, हमारा काम आसान हो गया, हमें अगर स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। देखते हैं उसके बाद से क्या कह रहे हैं। लेंदी पीरियड है, कोई सिग्निफिकेंट रिकॉर्डेड नहीं होता है, तो उसी से रिलेटेड बातें होंगी। द डिफिनीशन हाउएवर डज नॉट अप्लाई, भाई माशरूम और चेरापूंजी वाली बात ही नहीं हुई है, ठीक है। इन जनरल द एरिया रिकॉर्डिंग लेस देन, भाई ये भी बात नहीं हुई है, ठीक है। ड्राफ्ट की बात हो रहा है, ठीक है। लेंदी पीरियड्स की बात हो रहा है, रिकॉर्ड्स की बात हो रही है, तो इसकी बात नहीं होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है। इन इंडिया द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड डिफाइंड ड्राफ्ट एज ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 22 कंसेक्यूटिव डेज ऑन नन ऑफ विच इज़ देयर मोर देन 0.25 mm ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो ऊपर किसकी बात हम लोग कर रहे थे, इसी को रिकॉर्ड होने की बात कर रहे थे कि भाई रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। और यहाँ पे डिफाइन में भी क्या किसकी बात कर रहा है, रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आर से स्टार्ट होगा, जैसे ही आपको पता चला कि आर से स्टार्ट होगा वैसे ही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, डी। तो इस चीज़ को हमें ऐसे समझना है कि हमें पहला पॉइंट मिल गया। PQRS में सबसे ईजी होता है क्वेश्चन करना, ठीक। अगला कह रहा है द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नोन एज विंध्या माउंटेन्स ऑक्यूपाई ए लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू द सासाराम एंड देहरी ओन शोन इन द ईस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि सेंट्रल इंडियन हाईलैंड यानी विंध्या माउंटेन्स के बारे में उसको लार्ज बेसिन जो है वो बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ है, ठीक। अब हम जो है उसी के बारे में आगे भी किसकी बात करेगा, बेसिन की ही बात करेगा। देखते हैं भाई ऑप्शन क्या क्या है। PQS, ठीक है, मतलब आर तो कहीं से नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई PQS जो है उसमें से कौन सा जो है हमारा सही होगा। तो पहला कह रहा पी से हम देखते हैं। वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड फ्रॉम सासाराम टू होशंगाबाद, यहाँ पे भी सासाराम का जिक्र किया है, ठीक है भाई। पी से स्टार्ट होने की संभावनाएं प्रबल है, ठीक है। आर से तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्यू और एस वाला चला गया। पी के बचे, पी के बाद आर आएगा, एस आएगा, ये देखना है मुझे, ठीक। तो इन दोनों में से आर और एस में से कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर होंगी। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि पी हो गया, होशंगाबाद तक हो गया। उसके बाद से हमारा हो जाएगा द ब्रांच ऑफ दिस बेसिन। अब इसी बेसिन की ब्रांच की बात करेगा, ठीक है। ऑक्यूपाइज ए लार्ज कंटिन्यूस एरिया स्ट्रेचिंग ओवर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम द चंबल टू द सोन, ठीक है। तो उसी ब्रांच की बात कर रहा है, ये नंबर 1 पे है तो ये नंबर 2 पे, क्योंकि आगे भी किसकी बात करेगा, ब्रांच की ही बात करेगा। तो आगे ब्रांच की बात सिर्फ पी और आर के बाद। देखो पी और आर एक ही में दिया हुआ है आंसर, आगे नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका टाइम टेकिंग के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पकड़ना है, सॉल्व करना है, फिर वहीं उसको फिनिश करना है। डिफिनीशन जो होता है लार्ज फार्मर का वो डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके आगे क्या होगा, डिफिनीशन ही दिया गया होगा, ठीक है। अब डिफिनीशन की ही बात करेगा भाई, क्योंकि उसी का स्टार्ट किया है। तो देखते हैं इन द इनिशियल फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई कहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन, मुझे डिफिनीशन दो ना फार्मर का डिफिनीशन कहाँ है। द न्यू वेराइटी इंक्रीज, भाई यहाँ पे तो वेराइटी ऑफ सीड्स की बात कर रहे हैं, वो भी हमारा काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर हैविंग 10 एकर्स इन केरला इज ए लार्ज फार्मर। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में उसे जो है स्मॉल और मीडियम फार्मर में रखा जाएगा। 10 एकड़ अगर तुम्हारे पास है तो यही तो बोल रहा था कि स्टेट टू स्टेट डिफिनीशन वेरी करेगा। मिल गया मुझे, आर से स्टार्ट, आर से एक ही स्टार्ट है, हम बी लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये समझनी होंगी, ठीक है। यहाँ बहुत टाइम नहीं कंज्यूम करना है। जो लोग 45 डेज चैलेंज में डे 1 से हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेट डिप्रेशन वॉज पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड था वो, ठीक है। लो प्रॉफिट, लो प्राइस ऑफ गुड्स का पीरियड था। हाई पॉवर्टी और स्टैंड स्टिल ट्रेड मार्केट था, जो कि पूरे वर्ल्ड को क्या किया है, इफेक्ट किया, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमें मालूम है। अब आगे किसकी बात कर रहा है, ग्रेट डिप्रेशन की ही यहाँ पे बात कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हमें किस तरीके से ले जाना पड़ेगा कि भाई इसके बारे में ये तो बता दिए कि क्या क्या हुआ, लेकिन ये स्टार्ट कब हुआ, उसी से रिलेटेड आगे कहानी होगी। तो देखते हैं उसके बारे में। इट बिगेन अराउंड, अब जाहिर सी बात है ऑप्शन में
PQS दिया हुआ है, ठीक है, PQS दिया हुआ है। अब मुझे ये देखना है कि किससे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि बिगिन कब हुआ था हमारा ये, तो ये हुआ था बिगिन हमारा 1929 और 1930 के मिड तक चला था। बिल्कुल सही है, इससे स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, तो बाकी तीनों ऑप्शन चले गए, तुम्हारा आंसर आ गया। उसके बाद से क्या है, पी के बाद आर, वर्स्ट हिट सेक्टर क्या था, हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग और लॉगिंग, ठीक। तो हमें पता चल गया कि भाई यहीं से कहानी स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, रिसोर्सेज जो होते हैं इसेंशियल होते हैं सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट, दोनों के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हमारा QSP से क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अनप्लान्ड कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज आर फॉर डेवलपमेंट हाउएवर आर लीडिंग टू देयर डिप्लीशन, ठीक है। डिप्लीशन की बात कर रहा है, रिसोर्सेज जो है सस्टेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है, मतलब पी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, QS फिनिश हो जाएंगे, पी आ गया, पी के बाद आर होगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट आर नीड नाउ विदाउट हार्मिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद से PR के बाद से उनके कंसिक्वेंसेज जो होंगे वो अडॉप्ट किए जाएंगे रिसोर्स कंजर्वेशन में एज ए मीन्स टू मैनेज एंड सेवरल रिसोर्सेज फॉर ए बेटर फ्यूचर, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा PRQS, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लास्ट से जो है, जैसे पी से स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट था तो डेवलपमेंट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और लास्ट में कंजर्वेशन से बात कर रहा है, तो हम कंजर्वेशन से ही फिनिश करेंगे। तो स्टार्टिंग और फिनिशिंग आपको क्या करना है, मैच करना है। आगे क्या कह रहा है, लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब उसकी इंपॉर्टेंस को डिफाइन करेगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है, वही बात बताएगा, देखते हैं हम। इट इज़ देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एसेट दैट नीड, भाई यहाँ भी इंपॉर्टेंट एसेट की बात कर रहा है, यहाँ रिसोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर हो जाएगा, रिसोर्स कैसे है उसके बारे में बात करेगा, एसेट कैसे बना उसके बारे में बात नहीं करेगा। तो स्टार्टिंग में पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, और स्टार्ट किससे दिया हुआ है, Q और S से स्टार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना है, कह रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स, हाँ क्यों इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि किस किस में सपोर्ट करता है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। मतलब क्या हो जाएगा, एस वाले हमारे सारे खत्म, क्यू में 2 ही हैं, 2 में से कोई एक होगा। अब सपोर्ट करता है, इससे क्या है, इट इज़ देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट एसेट दैट नीड्स टू बी केयर एंड कंसर्न बिकॉज इट इज़ फाइनाइट एंड इन नेचर। भाई वो लिमिटेड है, फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट का अगर मान लो आगे चल के उसने बोल दिया कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो लिमिटेड होगा, ठीक। तो ये हमारा QRPS, ठीक, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो जाएगा, ये थर्ड पे हो जाएगा, और ग्रेट सिग्निफिकेंस, लैंड का ग्रेट सिग्निफिकेंस है और एक इम्पॉर्टेंट एसेट उसके बाद बनेगा, और फिनिश किस पे करेगा, वास्ट लैंड मास बट इज इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर केयरफुल प्लानिंग इन यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स लैंड रिसोर्सेज। तो देखो केयरफुल प्लानिंग की बात किस में कर रहा है, लास्ट में, मतलब फिनिश किस पे होगा, एस पे होगा। अगर ये भी पकड़ लिए आपका काम बन गया। किसी एक छोर से क्वेश्चन को पकड़ना है सिर्फ, जैसे होता है ना कि हम लोग बचपन में रस्सी या धागे दे दिए जाते हैं, उसे सीधा करना होता है जब उलझा होता है, कहीं एक से अगर हम सुधारना सही कर लिए तो सुलझ जाता है, वही सेम कहानी इसकी होती है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो आउटलाइन किया गया है, डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ ए कंट्री मस्ट बी एटलीस्ट 33% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। 33% क्या होगा, उस जियोग्राफिकल एरिया का होना चाहिए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। किससे स्टार्ट किया गया है भाई, तो PSQ से जो है वो ये स्टार्ट किया गया, ठीक है। देखते हैं भाई, Q से 2 बार है, तो हाउ एवर द प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर इज ओनली 23%, मच लोअर। भाई अभी प्रेजेंट का पूछा ही नहीं, ये क्यों 33% बोला गया, इसको तो एक्सप्लेन करेगा ना। दिस वॉज फेल्ड टू बी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द, बिल्कुल ये क्या महसूस किया गया कि ये नेसेसरी है, Q से स्टार्ट होगा, और Q के बाद जो है अब बताया जाएगा कि भाई ये ज़रूरी तो है लेकिन अभी कितना है, 23%, ठीक। उसके बाद से हमारा QP जो है वो D ऑप्शन में, आंसर मिल गया हमारा। उसके बाद से आप चाहो तो अगर नहीं मिल रहा है तो लास्ट वाले पॉइंट से भी कर सकते हो। ये कुछ लैंड को जो है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए रखा जाता है, सेटलमेंट, रोड्स, रेलवे और इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो ऐसे लैंड्स के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, कुछ लैंड्स को हम लोग वेस्ट लैंड रखते हैं जिसमें रॉकी, एरिड और डेजर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लैंड्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी R पे फिनिश होगा। तो R पे देखो इसमें 3 में फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं
ये ऑप्शन तुम्हारा वैसे ही चला जाएगा पहला वाला। और स्टार्टिंग में जो है 2 ऑप्शन चले जाएंगे क्योंकि PS से स्टार्ट नहीं होगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 50-50 पे पहुँचने के लिए आपके लिए पहला और स्टार्टिंग का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है इन प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ के प्रोग्रेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि PQS जो है उससे स्टार्टिंग दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि भाई किससे स्टार्ट होगा। तो देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मूव्ड विद इन द रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। यहाँ पे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट से ही बोला गया है और यहाँ पे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद से है P तो हो जाएगा। और लास्ट में क्या है ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कम्प्लीमेंट ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द डेवलपमेंट ऑफ ए फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यही तो कॉम्प्लिकेट कर रहा है ना, ठीक है। तो मतलब Q जो होगा वो 4th नंबर पे होगा, P जो होगा 1 नंबर पे होगा, क्योंकि Q जो है वो 4th को कॉम्प्लिकेट कर रहा है और S1 को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है वो हमारा P। तो P से स्टार्ट हो और Q पे फिनिश हो, B ऑप्शन, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे आएंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है, वर्ड एक्सप्रेशन और स्पेशलाइज टर्म दिए गए हैं, उनके मीनिंग्स राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो वो हमें बताना है कौन सा सही हो, ठीक। अगला हमारा इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है आखिर वर्नाकुलर मतलब क्या होता है। वर्नाकुलर वो होता है जो रीजनल लैंग्वेज होती है हमारी, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ये तो मालूम होना चाहिए, बेसिक है। तो हमारे क्या चले गए, 2 ऑप्शन चले गए, 50-50 पहुँच गए। जब ऐसे क्वेश्चन है आपको छोड़ना नहीं, अगर एक भी वर्ड मालूम है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। जैसे जार्गन हम सबको, ये बहुत बेसिक टर्म है, ठीक है। जार्गन मतलब क्या होता है, लैंग्वेज जो है यूज़ किया जाता है स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे शशि थरूर, इंग्लिश उनकी बहुत लेंदी है, कॉमन पीपल नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो वो जार्गन है। तो डी का थ्री दोनों में दिया हुआ है, ठीक। अब आते हैं कि रिटोरिक मतलब क्या होता है। तो ये लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, और प्रलांस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल द्वारा बोला जाए, ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है एटोनमेंट, सैक्रिलेज, क्लॉबैक और बैंडवैगन, ठीक है। इन दोनों का मतलब, इनके मतलब क्या है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आपको मालूम है, इनमें से एक भी नहीं मालूम है तो आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे एटोनमेंट का मतलब होता है कि मेकिंग अमेंड फॉर मिस्टेक्स, ठीक। तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा। अब जैसे ही पता चला कि भाई, तो ये 2 हमारे क्या हो जाएंगे, साफ साफ हमारे निकल जाएंगे कि भाई इन दोनों में से तो नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होगा कि सैक्रिलेज का मतलब होता है कंटेमिनेटेड ए होली प्लेस, जैसे कोई मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो वो इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्लॉबैक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्लॉबैक का मतलब होगा कि रिट्राइव मनी जो कि आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। और बैंड वेगन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन समथिंग, ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको देखेंगे। इसमें रिवोक आपको मालूम होना चाहिए। रिवोक का मतलब क्या होता है, रिवोक का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज़ को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। द पावर ऑफ एन एग्रीमेंट। तो बी का देखो 1 किस में दिया है, बी का 1 2 में दिया है, ठीक है। बाकी 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, हम पहुंच गए 50-50। अब आपको करना है, अब नहीं छोड़ना है, ठीक। अब आपको कुछ करना है। सी का 2 तो ऐसे ही दिया है कि एक्सोनरेट का मतलब होता है क्लियर समवन ऑफिशियली फ्रॉम एन अर्लियर एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद से हमारा इसमें क्या होगा, इंटरनेसाइल का मतलब क्या हो जाएगा, थिंग्स ऑकर्स बिटवीन पीपल ऑफ सेम कम्युनिटी। और वनरेबल का मतलब हो जाएगा वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, आपको वर्ड मीनिंग है पता है तो पता है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक। वैसे ही अगला क्वेश्चन हमारा जो आ रहा है फेलोनी का मतलब क्या हो जाएगा भाई, फेलोनी का मतलब होता है कि सीरियस क्राइम आपने किया है, ठीक है, उसे हम फेलोनी बोलते हैं। रिस्टिट्यूशन जैसे इंस्टीट्यूशन है, उसी को टू रिटर्न ए लॉस्ट और स्टोलन आर्टिकल। चेग्राइल का मतलब क्या होता है, चेग्रीन का डिस्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन। डाइट्राइब का मतलब होता है ए लॉन्ग रिटन पीस ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक। तो इसका कितना हो जाएगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इनविट्रेट, इसका मतलब होता है इनबॉर्न, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग दैट ऑलवेज हैपन, ये इनबॉर्न है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और एक ही का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सप्रेस वेल इन स्पीच। इंटरमेंट का मतलब होता है बाइंग द डेड, ठीक है।
जो बरिंग द डेड, जो जिसकी डेड बॉडी हो जाती है, जिसको बरी किया जाता है, उसको बोला जाता है सैंक्टिफाइड। का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा हमारा ए। अगला है रेंगल वेकी कोडेक्स और पोस्ट स्क्रिप्ट। अब क्या करना है, हमें वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना है। देखो ये पोस्ट है, ये स्क्रिप्ट है। जब बड़ा वर्ड होता है तो आसान हो जाता है हमारा काम। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या आता है, एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एडेड टू द मेन टेक्स्ट। ठीक है, कोडेक्स का मतलब क्या होता है, आकि कोडेक्स का मतलब होता है एनिसेंट टेक्स्ट। ठीक है, यानी कोई पुराना टेक्स्ट। ठीक, और रेंगल का मतलब होता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड आर्गूमेंट। और वेक्ट का मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग एंड स्ट्रेंज। ये वर्ड मीनिंग है। ठीक है, इसमें अगर एक भी वर्ड आता है या ब्रेक डाउन भी आप कर पाते हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें आप उसको कर लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के जो टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है कि अपने आप जो है संज्ञान में लेता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके पास से लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है कि राइट जो होती है, कैपेसिटी होती है किसी एक एक्शन को लाने में। ठीक, एक्स ग्रेट आई का अगर मतलब देखा जाए तो समथिंग इज डन फॉर फ्री, जो फ्री में ही कोई काम करता है। एरिग्नमेंट का मतलब होता है टू स्टेट द चार्ज इन ए लॉ, इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक, तो इसका हमारा बी आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकि फैट एकम्पली। फैट एकम्पली का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड विथ नो ऑप्शन टू डिनाई। उसके बाद से हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिटेनिंग टू प्लीजर, कि आप दिखा रहे हो कि आप खुश हो लेकिन आप खुश नहीं। हॉप्लो आर्की का मतलब क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री, जो मिलिट्री जो है सरकार चलाती है। और ओक्लोक्रेकी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द नूब्स, जो मॉब्स होते हैं, जो भीड़ होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन है नाडीर, रैप्सडू, एम्बल और पिटेंस। इनका मतलब क्या होगा, एम्बल तो मालूम होना चाहिए, वॉक स्लोली। पिटेंस का जो मतलब है बहुत स्मॉल अमाउंट में जो पैसे किसी के बाद बच जाते हैं। नाडीर कौन होते हैं, लोएस्ट पॉइंट जो होता है किसी व्यक्ति का। रैप्सोडी मतलब क्या होता है, रिटेन और स्पोकन एक्सप्रेशन और प्रेज। ठीक है, तो 79 का ए होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि डैम्प स्क्वीप का मतलब क्या होगा। डैम्प स्क्वीप का मतलब होगा कि वो सिचुएशन या इवेंट जो कि लेस इंप्रेसिव हो देन एक्सपेक्टेड, होता है ना, डम्ब हो गया। ठीक है, तो उसी से कुछ बना है। स्कोरेज, स्कोरेज का मतलब क्या होगा, समथिंग दैट कॉज ए ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, जो ट्रबल क्रिएट करता हो। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सर्ट का मतलब क्या होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ ए लॉन्गर टेक्स्ट फिल्म और ए म्यूजिकल पीस। ठीक है, वहाँ से एक छोटा सा पार्ट जो है लिया गया। तो देखते हैं कि इसमें अभी तक हम आंसर मिला कि नहीं। ए का 3, ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे चले गए। ठीक है, उसके बाद से बी का 4 हमें सीधा मिल गया। और सी का 1 होगा क्योंकि यही बचा है, सम स्मॉल रेस प्लेटफॉर्म ऑन ए स्टेज। ठीक है, और आंसर हो गया हमारा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक, तीनों स्टेटमेंट में जो है वो एक एक वर्ड दिया गया है। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग है। क्या जो वर्ड इसमें पुट ऑन किया गया है क्या वो सही एक्सप्लेन कर रहा है, ये देखना है। देखो, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ राइटिंग। इस वर्ड का मतलब जो होता है आर्ट ऑफ राइटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म पैटर्न इन द आर्क ऑफ द टेम्पल गिव देम ए ग्रैंड अपीयरेंस। तो वो जो है वो क्या देता है, उन्हें ग्रैंड अपीयरेंस देता है। तो भाई आर्ट ऑफ राइटिंग का पैटर्न जो होगा वो कैसे टेम्पल के आर्क में कैसे ग्रैंड अपीयरेंस देगा, ये तो किसी इंसान को होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यूनिफॉर्म मतलब इसका मतलब होता है वेज शेप एंड इज एन एनिसेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग ऑन क्ले। बिल्कुल सही है भाई, आर्ट ऑफ राइटिंग है तो राइटिंग ऑन क्ले बिल्कुल सही है। यूनिफॉर्म शेप जियोग्राफिकल फीचर्स अक्रॉस द डेजर्ट बियर द मार्क ऑफ विग्रस विंड। विंड इरोजन से भाई कैसे होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या है, चुट जेपे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बोल्ड या ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, बोल्ड या ओवर कॉन्फिडेंस होगा। अब देखते हैं कि इसमें कितने स्टेटमेंट जो हैं वो सही दिए गए हैं। हिज डिस्प्लेड रियल चर्च पे वाइल फेसिंग द बेलिग्रेंट अपोजिशन ऑल बाय हिमसेल्फ। ठीक है, तो सारे जो अपोजिशन को फेस कर रहा है उसके द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है भाई। बोल्ड या ओवर कॉन्फिडेंस उसे लेना पड़ेगा। द लॉयर डिस्प्लेड रेयर चर्च पे इन प्रेजेंटिंग
टेक्टोनिक एविडेंस इन कोर्ट दैट चेंज द ट्रैक ऑफ, बिल्कुल आप जितने बोल्ड और ओवर कॉन्फिडेंस होकर काम करते हो उतना सही रहता है। ही रन विथ चर्च पे टू सिक्योर फर्स्ट प्राइज एट द अवार्ड, भाई बोल्ड तरीके से नहीं, फुर्ती से दौड़ना होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन जो है हमारा बोल रहा है इट वॉज क्यूटोडियन ऑन अकाउंट ऑफ द, अब यहाँ पे हो जाएगा क्यूटोडियन का मतलब क्या होता है, क्यूटोडियन का मतलब होता है जो कि कॉमन हो या डल हो, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द कोर्टियर्स टू टेक ग्रेट पेन टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द एलाइन मोनार्क, ठीक है, मोनार्क के बारे में बोल रहा है। तो भाई यहाँ पे मोनार्क जो है राजा हैं उनके कोर्टियर्स में ये कॉमन या डल की बात तो नहीं होगी। द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी आर क्यूटोडियन, कॉमन या डल, प्रिंसिपल ऑन विच रेस्ट द वेरी फाउंडेशन ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी, भाई ये भी कॉमन या डल नहीं होगा क्योंकि जुडिशरी की बात हो रहा है। हिज क्यूटोडियन लाइफ इज, जो उसकी डल लाइफ है, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट पीपल थिंक रेदर देन अनएक्साइटिंग, ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, दो मोरीबोंड, द मोरीबोंड का मतलब क्या होता है कि डिके होना, ठीक है, या डाई होना। स्टेट ऑफ द डिकेइंग कॉलोनी डिप्रेशन एवरीवेयर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, डीके की ही बात कर रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कलेक्टिव रिमेन मोरीबोंड डिस्पाइट अटेम्प्ट एट स्क्वाटलिंग यूनिटी, स्क्वाटलिंग यूनिटी जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात कर रहा है तो वो डेथ या डाई नहीं बताया जा सकता है। ड्रिवन बाई ए कॉमन पर्पज मोरीबोंड ग्रुप डिसाइडेड इट वुड प्रिवेल नॉट विथ स्टैंडिंग ऑफ द एडवर्सनेस ऑफ द सिचुएशन, भाई अच्छे ग्रुप्स जो होंगे कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड करेंगे, मरे हुए लोग क्या डिसाइड करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ओनली। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, द गंगेटिक प्लेन आर ब्लेस्ड विथ हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्यूनिटी, फिक्यूनिटी का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी ऑन अकाउंट्स ऑफ इट्स रिच सॉइल, फर्टिलिटी के साथ जो है बिल्कुल सही बात बोला है। उसके बाद से बोला है द कपल सॉट ब्लेसिंग एट द टेम्पल दैट वाज बिलीव टू पोसेस द पावर टू ट्रांसफॉर्म द चाइल्डनेस इनटू, हाँ बच्चा नहीं है तो उसको क्या करेगा, फर्टिलिटी प्रदान करेगा, ये भी सही है। द ग्रास अक्रॉस द प्रेरीज मेड द लैंडस्केप अपीयर्स पर्टिकुलरली फिक्यून, ठीक है, वाइल्ड कैटल ग्रेजिंग बाय द थाउजेंड्स, बिल्कुल सही है, तीनों ही कहीं ना कहीं उसको फर्टिलिटी को दर्शा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से आगे का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा जो है एक्सप्रेशन जो है उसको सही होगा, इसमें उस पर हमें इस पर टिक करना है। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक है, द प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर फ्रॉम द चर्च द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ डेथ एंड मैरिज वाज कंप्लीट बाई 1719 इन यूरोप, ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, बिसाइड्स द प्रोसेस बाय विच, कि उसके अतिरिक्त भी जो चीज़ें हैं उससे आगे निकल के उन्होंने क्या क्या किया उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक है, इसमें कह रहा है कि डैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजली, कि अनफॉर्चुनेटली रहा, भाई जो मैटर सेटल नहीं होता है तो आप यही बोलो भाई दुर्भाग्यवश की बात रही, मैटर नहीं सेटल हो पाया। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है, द स्क्वाड आल्सो हैज़ ए कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले द फोर्थ कमिंग मैचेस, ठीक है, इक्वली वेल क्वालिफाइड थे, तो इसमें क्या होगा, मीनवाइल जो है स्क्वाड जो था उसमें कपल ऑफ न्यू फेसेस थे, लेकिन जैसे टीम इंडिया है उसमें अगर कोई रिप्लेसमेंट चाहेगा तो लाइक वाइज रिप्लेसमेंट है हमारे पास, ठीक है, उसी की बात करना है। उसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लीडर्स कमेंट्स केम ए डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वाज नॉट इनकरेजिंग, तो पार्टी की परफॉर्मेंस अगर इनकरेजिंग नहीं होगी तो क्या होगा वहाँ पे, मोर ओवर, कि भाई अब लीडर भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा कि हम जनता की जो आशीर्वाद है उसको हम आज्ञा के मानते हैं। इंडियरिंगली मतलब क्या होता है, लव्ड, प्रेम जो आप जिससे करते हैं। द प्रिंसिपल वाज एड्रेसिंग द स्टूडेंट ऑन वेज एंड मीन्स, अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक में क्या करेगा, प्रिंसिपल ने PLE डाल देगा, यहाँ पे क्या है PAL मतलब पाल सर, हमारे पाल सर क्या थे, प्रिंसिपल थे, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखो कि वो प्रधानाध्यापक की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें PAL नहीं होगा वो जो है आचरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेज एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पोर्ट्स मीट ऑफ द कॉलेज की स्पोर्ट्स मीट की कंडक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक है, रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स सी वॉन्टेड टू लर्न अबाउट हाउ मोर स्पोर्ट्स कुड बी इंक्लूडेड इन द मीट, तो क्या कह रहा है, फर्दर रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं और उनको कैसे कौन सबसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। इलिक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्टेन करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, और इलिक्ट का मतलब होता है इलीगल। तो इन चारों ऑप्शन में जो है सी बता रहा है कि इलिक्ट जो है एक वर्ब है जिसका मतलब है कि रिएक्शन प्राप्त करना किसी से, ठीक है। और इलिक्ट क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है फॉरबिडन बाय लॉ। वो चीज़ जो लॉ द्वारा मना किया गया है वो क्या होता है? इलीगल होता है। उसके बाद से है यहाँ पे इंश्योर और इंश्योर की बात की गई है। इंश्योर का मतलब क्या होता है कि मेक श्योर, और इंश्योर का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इंश्योर जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को निश्चित बनाना, और आईएन वाला क्या है? ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है सर्टेन करना, नेसेसरी प्रिकॉशन लेके, ठीक है। कंपेयर और कंपेयर, ए और ई में क्या अंतर होगा? तो ये एक प्रकार का क्या है भाई? वर्ब है। और कंपेयर क्या है? मतलब एस्टिमेट बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। एक वर्ब है, इसका मतलब होता है एस्टिमेट और मेजर समथिंग। कंपेयर एक नाउन है जो कि इसका मतलब होता है कि पर्सन जो इंट्रोड्यूस कर रहा है परफॉर्मर को, ठीक। ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है परसेप्ट और परसेप्ट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रूल, और इसका मतलब होता है परसेप्शन जो जनता बना लेती है किसी नेता के लिए, किसी इंसान के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो परसेप्ट है वो एक क्या है? नाउन है, और इसका मतलब है जनरल रूल जिसका रेगुलेशन बिहेवियर से मतलब होता है। ये भी एक नाउन है लेकिन इसका परसेप्शन से मतलब होता है, ठीक है। इमिटेटेड और इंटीमेटेड, इनका मतलब क्या होता है? इमिटेटेड का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। इंटीमेटेड का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म करना, सूचना करना। जब ये मतलब होता है तो ये एज ए वर्ब काम करता है, और जब इसका मतलब होता है क्लोजनेस तो ये कैसा काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि उस शब्द का मतलब जो है उस टाइम पे क्या है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी होगा, कि इसका मतलब होता है फॉलो एज ए मॉडल, इमिटेट, और इंटीमेट जो होगा जब एडजेक्टिव होगा मतलब क्लोजली एक्वेंटेंट का बात यहाँ पे ये कर रहा है, ठीक है। हम ये चीज़ समझनी है। आगे कह रहा है प्रैक्टिस वर्ड दिया हुआ, अब इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जिसमें सी लगा होता है ना वो नाउन होता है, और एक और प्रैक्टिस होता है जिसमें एस लगा होता है। जब जिसमें एस लगा होता है ना वो वर्ब होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। गुड क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, गुड एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। टू रिपीट ओल्ड मिस्टेक्स, पुरानी गलतियों को दोहराना एक अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आखिर इमेंसली, इमेंसली का मतलब क्या होता है? इमेंसली का मतलब होता है ग्रेटली, और ये क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। सविता फेल्ट इमेंसली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थी जब उसे प्रमोट किया गया, डायरेक्टर बनाया गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद से रबीज कंट्रीब्यूशन वाज इमेंसली, कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे? नाउन है, ये गलत हो गया। रबी और नाउन दोनों कैसे हो सकते हैं एक साथ? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या बोल रहा है? एमोरल। एमोरल का मतलब क्या होता है? अनकंसर्न्ड, ठीक है। इमोरल अगर आ जाए, ठीक है, हमें ध्यान रखना है वो हो जाता है इलीगल। आपने किसी चीज़ को वायलेट किया, जैसे कोई आपको ध्यान नहीं दिया, आप कहीं पे गए, पानी आपने मांगा, पानी नहीं मिला, तो वो ए मोरल में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपको धक्का दे दिया बस या ट्रेन के आगे, वो क्या होगा? इमोरल में आएगा। ये दोनों वर्ड है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वी मस्ट सेंड आउट ए मैसेज दैट वी आर नॉट ए एमोरल सोसाइटी, कि हम भैया कंसर्न करते हैं, ठीक है, समाज की चिंता करते हैं, ठीक। और यहाँ पे एमोरल नहीं होगा, इट इज़ इमोरल होगा। टू चीट द वन हु लव्स यू, जिसको आप चीट करते हैं वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने वो बोला है कि आप चीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, अपने पार्टनर को। उसके बाद से क्या है? इमिग्रेट। इमिग्रेट का मतलब जिसमें ई लगा, ई से क्या होता है? एक्सपोर्ट, ठीक है। और इमिग्रेंट आई लगा है, आई से क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द फैमिली डिसाइडेड टू इमिग्रेट टू सेफ एंड सिक्योर कंट्री। इनसुपरेबल, इनसुपरेबल का मतलब क्या होता है कि भाई ये चीज़ क्या है? इम्पॉसिबल है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? द डिफिकल्टीज प्रेजेंटेड बाय द सिचुएशन सीम टू बी इनसुपरेबल, मतलब एकदम इम्पॉसिबल की तरह जो है हमें डिफिकल्टी क्या हो रही थी? दिख रही थी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा है और उसके एग्जाम्पल्स की बात कर रहा है। तो ये हमें ध्यान देना है कि जिसके लास्ट में एल होगा वो क्या होगा?
एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और जिसके लास्ट में TION होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। और वर्ब वो होता है जिसको सारे तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल 3 फॉर्म, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, ये हमारा वर्ब है क्योंकि हम उसको तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम TION वाला क्या हो जाएगा, नाउन, मतलब ये सेकंड का 1, ठीक है। तो ए का 2 देखो कहाँ पे दिया है, 2 ऑप्शन हमारे चले गए, ठीक है। उसके बाद से AL यानी डी का 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से बी का क्या हो जाएगा, इंटेंडेड, तीनों फॉर्म हम जो है मालूम है, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा C, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगेन नाउन कहाँ मिलेगा भाई, TION जिसमें लगा है वो नाउन है हमारा, ठीक है। और जिरंड किसे हम कहते हैं, जिसमें ING फॉर्म में हो, ठीक है। तो ING फॉर्म में कौन है भाई, C का 4, ठीक है, और A का 2 और C का 4, हमें C आंसर मिल गया। और B का 3 डिस्क्रिमिनेट और डिस्क्रिमिनेटेड हम वर्ब के तीनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्रिमिनेटरी जो होगा वो वर्ब का वो एडजेक्टिव होगा, किसी के नाउन के आगे लगता है, ठीक है। उसके बाद से अगेन TION आ गया, मतलब क्या है, ये नाउन है, जिसके पीछे TION आ गया वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी होगी। और वर्ब क्या होता है, जिसको तीनों फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर हम बात करें तो उसमें टू के साथ वो आता है, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा टू के साथ जो है वो 4 ऑप्शन आया हुआ है, और जो एक्सपेरिमेंटल जो बच गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है नाउन कौन सा है, तो हमें मालूम है जिसके TION लग गया वो नाउन है, ठीक है। तो ये A का 3 हो गया, A का जैसे ही 3 हुआ आपके 2 ऑप्शन चलेगा, ठीक है। उसके बाद से वर्ब जो है, क्रिया जो है, जिसको सपोज्ड, तो B का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो B का 1 यानी हमें मिल गया कि हमारा B ऑप्शन होगा। और C का 4 है, सपोज्डली, LY जो लगता है वो एडवर्ब में लगता है, और एडजेक्टिव जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, सपोज्ड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें आ गया कि नाउन वर्ब ये सब बताना है हमें, कौन सा क्या होगा, ठीक है। तो जस्टिस क्या है, ये नाउन है, ठीक है। वर्ब क्या हो जाएगा भाई हमारा, वर्ब हमारा हो जाएगा यहाँ पे जस्टिफाई करना किसी चीज़ को। एडवर्ब क्या होगा और एडजेक्टिव क्या होगा, ठीक है। तो एडवर्ब जो होगा हमारा जस्ट होगा, एडजेक्टिव जो होगा हमारा जुडिकल होगा। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, D में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसमें नेग्लेक्ट के ही अलग अलग रूप दिए हुए हैं, उसमें हमें देखना है। तो नेग्लेक्टफुलनेस, ठीक है, ये हमारा नाउन हो जाएगा। तो बाकी के 2 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए यहीं पे, ठीक है। ये बाकी के 2 ऑप्शन तो भाई नहीं होंगे, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद से हम देखेंगे कि वर्ब जो होगा वो नेग्लेक्टेड, ये तीनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जिरंड जो होगा वो ING फॉर्म में होगा, और एडजेक्टिव नेग्लिजेंट हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, A का 2 और B का 1, तो ये B, ये हमारा B आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है इसमें बोला है कि नेस, अच्छा, जिसमें नेस और TION दोनों आ जाएं, ये क्या है, नाउन है। ये आप कहीं नोट करोगे, अगले साल अगर क्वेश्चन आए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो A का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से B का हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, स्ट्रेटन, ठीक। एडवर्ब जो है हमारा ये 1 स्ट्रेट पे जाएगा क्योंकि इसका तीनों उसमें आ सकते हैं। और एडजेक्टिव जो होगा वो स्टेटिस्ट के रूप में आ सकता है, ठीक। तो 106 का जो होगा वो C आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वही पूछ रहा है। तो नाउन क्या होगा, फॉरबिडेंस। वर्ब क्या होगा इसका, तो वर्ब जो होगा हमारा ये फॉरबिड, क्योंकि इसके तीनों फॉर्म हमें मालूम है, ठीक। उसके बाद से एडवर्ब GLY लग गया, एडवर्ब हो गया, और फॉरबिडन जो एडजेक्टिव है। तो ये हमारे जो है वो क्वेश्चंस थे जो हमने किए। और हम देखते हैं नेस लगा है, मतलब ये पक्का नाउन है, ठीक है। तो नेस लग गया तो ये नाउन हो गया, तो यानी A का 2। अब A का 2 देखो कहाँ है, 2 जगह, तो 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, ठीक है। उसके बाद से है वर्ब क्या है, तो हार्डन होगा, क्योंकि इसके तीनों फॉर्म हमें मालूम है। और एडवर्ब क्या होगा, ठीक है, एडवर्ब जो हो जाएगा यहाँ पे हार्ड, और एडजेक्टिव हार्ड ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा B ऑप्शन होगा। अगला है नेस हमें मालूम है क्या होता है, नाउन होता है। तो A का हमें 3
मालूम चल गया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन फिर हमारे चले गए, ठीक। उसके बाद से वर्ब जो होगा वो फास्टेन होगा, फास्टेस्ट की बात कर रहा है, ठीक। तो फास्टेस्ट कौन सा होगा हमारा, एडजेक्टिव, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा सी आंसर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है मूव्ड बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, बाय द चार्म, यहाँ पे हमें सरप्राइज कर रहा है, ठीक है, सरप्राइज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जब सरप्राइज कर रहा है तो क्या होगा, मूव्ड बाय द चार्म ऑफ नेचर अराउंड हिम मैन हैज एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन ऑफ इट इन वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय हिम, जो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। दिस गोज बैक टू ए टाइम, ठीक है, बैक टू ए टाइम व्हेन क्या होता है, व्हेन जो होता है हमें एडवर्ब ऑफ टाइम दर्शाता है। व्हेन ही वाज स्टिल ए प्रिमिटिव बीइंग आर्ट, ठीक। हैज़ यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हैड क्या है, यहाँ पे पास्ट में मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक। हैज़ हैड ए सॉफ्टनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिम। The earliest painting of the prehistoric age in the caves all over the world give us magnificent example of the observant eye and the trained hand in man's savage state. The colors chosen, the movement portrayed, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किस फॉर्म में चल रहा है, प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में चल रहा है। उसका कंटेक्स्ट जो है ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आता है कि भाई हमारा कौन सा टेंस है, ठीक है, और जो हम बेसिक जो प्रीपोजिशन या वर्ब पढ़े होते हैं, ये 2 चीज़ अगर आपको मालूम है, टेंस और वर्ब, इन दोनों के जोड़ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन द पिक्चर्स आर, यहाँ पे आर दे दिया है, पिक्चर्स आर, ठीक, पिक्चर्स आर सफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, वशीभूत, ठीक है, इतने अच्छे थे। विल रियली मेक अस मार्वल, हमें क्या हुए, एकदम खुशनुमा कर दिए। इवन इफ ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द पेंटिंग एट अल्टमाया द प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन इंडिया गिव अस ए पिक्चर ऑफ लाइफ इन दोज फार ऑफ का मतलब क्या होता है, ओल्ड डेज, ठीक। तो फार आउट का मतलब भाई क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस, आप कितनी दूरी पे हैं, ठीक है। तो ओल्ड डेज की बात कर रहा है ऑफ द अर्ली मैन इन इंडिया। इट इज़ ए ग्रेट एंड ट्रू एक्सपीरियंस दैट कालिदास एक्सप्रेसेस व्हेन ही feels that even the happiest man feels elated when he sees beautiful things or hear melodious notes. ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज 45 डेज़ का जो चैलेंज था उसमें हम लोग का आज का ये जो चैलेंज है पूरा किया हम लोगों ने. ठीक, और अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है. ठीक है, आपको शेयर क्या करना है, शेयर जो है आपको अपने हैप्पीनेस को करना है. ठीक है, आपको सब्सक्राइब किसे करना है, सब्सक्राइब करना है आपको अपने फैमिली फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि फैमिली से ही जो है आप नेशन जो है वो बहुत बड़ा फैमिली है. आप अपने फैमिली को सब्सक्राइब करोगे तो फैमिली फर्स्ट से नेशन पे जा सकते हो. कमेंट कहाँ करना है, जहाँ आपको मंच या माइक मिले. ठीक है, वहाँ आप उसको कमेंट करोगे. ठीक है, बिना उसके मतलब कि आपको वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है. ठीक है, और पढ़ाई एक लग्जरी है, आपको मिला है तो अपने पेरेंट्स गार्जियन को थैंक्स बोलें. ठीक है, और हमेशा जब पढ़ने के लिए कोई चीज़ निकालें तो उसके साथ स्माइल, ओपन विथ स्माइल करें. ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है अपनी लाइफ में. ठीक है, आप पे इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है मुझे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना. ठीक, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑफ दिस 45 डेज चैलेंज. हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.